हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी न्यूज ऐसी है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स का पार्ट बन सकती हैं। तो हर रोज की तरह एक बार हम अपने एमसीक्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। देखिए, विच कंट्री has won Uber Cup title held in Arena Bank of Thailand। थाईलैंड में 2022 के उबेर कप को किसने जीता है? तो ये है अपना राइट ऑप्शन साउथ कोरिया। तो यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा साउथ कोरिया ने उबेर कप टाइटल 2022 को जीत लिया है। उसके बाद द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी WTISD इज हेल्ड ऑन डैश एवरी ईयर, यानी ये बताना है कि किस दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अपने 17 मई को। तो हर साल 17 मई को अपना विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषण मंच किसने लॉन्च किया है? तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन बताना है जिसने क्या लॉन्च किया है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। उसके बाद हाइपरटेंशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी जो उच्च रक्तचाप दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाइपरटेंशन क्या है? एक साइलेंट किलर है। तो लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी वाज इनॉग्रेटेड इन, यानी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, तो नेशनल फोरेंसिक लेबोरेटरी ये हैदराबाद में खोली गई है। ठीक है, इसके बाद सितिकांथा पटनायक एंड राजीव रंजन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय, यानी जो सितिकांत पटनायक हैं और राजीव रंजन हैं, इनको किसके द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? ठीक है, तो ये बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये कुछ बहुत ही खास अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको एक बार रिवाइज करनी है। तो यहां पर हम बात करेंगे आरईसी। देखिए, पहला अपॉइंटमेंट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी आरईसी लिमिटेड के जो सीएमडी है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन बने हैं? रविंदर सिंह ढिल्लो बने हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस वुइटन, तो ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को लुइस वुइटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर, पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद वाइस चेयरमैन एट मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क कौन बने हैं? ये कैप्टन राजेश उन्नी बने हैं। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? ये है अलकेश कुमार शर्मा को। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सुदर्शन वेनु को। सुदर्शन वेनु को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी बनाया गया है। उसके बाद इंटरग्लोब एविएशन चेयरमैन, यानी जो इंटरग्लोब एविएशन है इसके चेयरमैन किनको बनाया गया है? ये है वेंकट रमन सुमंत्रन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किन्हें शामिल किया गया है? ये हैं आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा को। अरविंद कृष्णा को
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें CIA के पहले चीफ टेक ऑफिसर किन्हें बनाया गया है, ये है नंद मूलचंदानी। ठीक है, तो CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले चीफ टेक ऑफिसर बने हैं नंद मूलचंदानी। उसके बाद एडवाइजर टू PM यानी नरेंद्र मोदी के एडवाइजर कौन बने हैं, ये बने हैं एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर। ये अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो कि हाल ही में हुई हैं, तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। आज की जो न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली न्यूज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022, ये 18 मई को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 18 मई को ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये एक नई थीम के साथ हर साल ऐसा दिवस मनाती है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस साल की थीम क्या थी, तो इस साल की जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम थी वो थी द पावर ऑफ म्यूजियम। ये आपसे पूछी जा सकती है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम थी वो थी द पावर ऑफ म्यूजियम। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। तो ये हेडक्वार्टर और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अगली न्यूज है स्काई ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन ओपन्ड इन चेक रिपब्लिक। जो स्काई ब्रिज 721 है, ठीक है, और ये चेक गणराज्य में खोला गया विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ये खोला गया है स्काई ब्रिज 721, जो ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, ये चेक रिपब्लिक में खोला गया है और इसकी जो लंबाई है वो 721 मीटर है, इसलिए इसको स्काई ब्रिज 721 कहा गया है। अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की, तो इसकी कैपिटल प्राग है और करेंसी इसका कोरोना है। चेक क्राउन भी बोलते हैं, कोरोना या चेक क्राउन। तो अगली न्यूज है एसएन सुब्रमण्यम, एसएम सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी के नए एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है, ये है एसएन सुब्रमण्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले कई दिनों से या कह सकते हैं पिछले कई हफ्तों से क्या है, एलएनटी के बारे में बहुत सारी न्यूज आई हुई है। ठीक है, तो एलएनटी को पढ़ना मतलब एक तरीके से एलएनटी के बारे में जितनी भी न्यूज है उनको कवर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इसके नए एमडी और सीईओ एसएन सुब्रमण्यम है। ठीक है, अगर हम बात करें एसएन सुब्रमण्यम की, ये करंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रेसिडेंट है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के। ठीक है, एलएनटी के। अगर हम बात करें एसएन सुब्रमण्यम ने किनको रिप्लेस किया है, ये है एएम नायक को। ठीक है, एएम नायक को क्या है, इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर हम बात करें लार्सन और टर्बो की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एलएनटी का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी फरवरी 7 को। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो है सुनील अरोड़ा, इंडियाज फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हैज बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति। जो ग्राम उन्नति प्रोजेक्ट है, बोर्ड है, उसके नए चेयरमैन किसे घोषित किया गया है, किन्हें बनाया गया है, सुनील अरोड़ा को। सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सुनील अरोड़ा के बारे में, ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और अब क्या बनेंगे, ये नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे ग्राम उन्नति बोर्ड के। ठीक है, अगर आप पूछें कि ग्राम उन्नति बोर्ड है क्या, ये एक सोशल वेंचर है जो हेल्प करता है फार्मर्स को। ठीक है, ग्राम उन्नति क्या है, एक सोशल वेंचर है जो कि फार्मर्स को हेल्प करता है ताकि उनकी बढ़ाई जा सके, क्या नेट इनकम बढ़ाई जा सके
और जो प्राइस इंक्रीजिंग रियलाइजेशन हो रहा है, यानी प्राइस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका बेनिफिट उनको दिया जाए, और इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी जो कृषि उत्पाद हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जा सके, और जो उनकी कॉस्ट है उसको घटाया जाए। ठीक है, यानी लागत को घटाना और इनकम को बढ़ाना ग्राम उन्नति बोर्ड का एक लक्ष्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सोमालिया इलेक्ट्स हसन शेख मोहम्मद एज न्यू प्रेसिडेंट, यानी हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो जितने भी प्रेसिडेंट अभी अभी फिलहाल ही में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिस देश में हुआ उस देश की कैपिटल, उस देश की करेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सोमालिया लेजिस्लेचर हैव इलेक्टेड फॉर्मर लीडर हसन शेख मोहम्मद एज कंट्रीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अगले प्रेसिडेंट बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद, और ये क्या है, ये कहां पर है, अफ्रीका नेशन के क्या है, एक पार्टी लीडर हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। इन्होंने हराया है किसको, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को हराकर ये क्या है, सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और जो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद है इनको फरमाजो कहा जाता था, फरमाजो कहा जाता था। अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ सोमालिया की, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया की, तो उसकी कैपिटल है मोगादिशु, मोगादिशु। उसके बाद अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी सोमालिया सीलिंग, और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हुसैन रोबेल, मोहम्मद हुसैन रोबल इसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब कभी भी कोई भी कंट्री न्यूज में आती है तो उसकी कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। ब्रिटिश माउंटेनियर कैंटोन कूल बिकम्स फर्स्ट फॉरेनर टू स्केल एवरेस्ट 16 टाइम। देखिए, एक क्या है, फॉरेनर है, यानी बहुत सारे नेपाली ऐसे हैं जिन्होंने 16 बार से ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है। लेकिन क्या है, फॉरेनर्स की बात आए तो पहले फॉरेनर्स कैंटोन कूल हैं जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। ठीक है, तो ब्रिटिश पर्वतारोही, ये ब्रिटिश है, ब्रिटेन से हैं, कैंटोन कूल 16 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले विदेशी बने, पहले फॉरेनर बने। अगर हम बात करें कैंटोन कूल की, ये क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो कि माउंट एवरेस्ट है, इस पर 16 बार चढ़ने का इन्होंने खिताब हासिल किया है। 16 बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही का खिताब हासिल किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके नाम बहुत सारे क्या है, रिकॉर्ड हैं, जो कि माउंट नपुत से, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने का 2013 में ये फतेह हासिल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिकन क्लाइंबर डेव हान की, तो डेव हान ने 15 बार माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है, फतेह हासिल की है। ठीक है, तो कैंटोन कूल क्या है, पहले विदेशी क्लाइंबर है, पर्वतारोही है जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और वहीं अमेरिकन क्लाइंबर डेव हान ऐसे क्लाइंबर हैं, ऐसे विदेशी क्लाइंबर हैं, फॉरनर हैं जिन्होंने 15 बार चढ़ाई कर ली है। अगर हम बात करें नेपाल के लेजेंडरी क्लाइंबर कामी रीता शेरपा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट से संबंधित। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई कर ली है। तो ये 26 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये देखो नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाली ही है ये। ठीक है, नेपाली। और अगर हम बात करें फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स सिर्फ और सिर्फ 16 बार चढ़ने वाला फॉरेनर है कैंटोन कूल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो अगली न्यूज है रामगढ़ विषधारी वाली, ये न्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्या है, रामगढ़ विषधारी नोटिफाइड एज इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व, यानी इंडिया का, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और पढ़े तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज
भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने घोषणा की है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान की। यानी राजस्थान में जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, मतलब रामगढ़ विषधारी जो जंगल है वो एक टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, राजस्थान का चौथा और इंडिया का 52वां। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पहले ही इसे 2021 में क्या है अप्रूवल दे दिया था रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इन्होंने अप्रूवल पहले ही दे दिया था। अगर हम बात करें कि ये चौथा टाइगर रिजर्व है तो पहले के 3 कौन कौन से हैं? तो पहले के 3 टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। देखिए न्यूज राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स के बारे में है और टाइगर रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 4 ही हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में जो विषधारी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है जो बनाया गया है? तो वो राजस्थान में है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान के जो दूसरे अन्य टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। उसके बाद सिरस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर में है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कोटा में है, कोटा राजस्थान में। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द शिलान्यास सेरेमनी इन नेपाल। नेपाल में जो शिलान्यास सेरेमनी हुई थी उसको अटेंड किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये शिलान्यास सेरेमनी क्या थी एक बार देख लेते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल श्री शेर बहादुर देवबा। श्री शेर बहादुर देवबा कौन है? ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या है शिलान्यास सेरेमनी को क्या किया है? अटेंड किया है। ठीक है, अटेंड किया है। और ये शिलान्यास किसका था? ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। यानी भारत क्या है नेपाल में एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज बना रहा है, तो उसके शिलान्यास के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए थे। ठीक है, अच्छा, और जो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज है ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन साइट पर यानी लुम्बिनी में बनाया गया है। आप ध्यान रखना वहां पर एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन साइट है जो लुम्बिनी में है, वहीं पर क्या है इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज बनाया गया है। अगर हम बात करें नेपाल के प्रेसिडेंट की तो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और यहाँ की जो कैपिटल है वो काठमांडू है और यहाँ पर जो करेंसी है वो नेपालीज रुपीज है। ठीक है, रुपया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है आइकर मोटर नेम्ड बी गोविंदराजन एज नए न्यू सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड। देखिए आइकर मोटर्स ने क्या किया है, बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड यानी बाइक की जो कंपनी है उसके नए सीईओ बनाया है। ठीक है, अब आइकर का और रॉयल एनफील्ड का क्या संबंध है एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। द आइकर मोटर हैज अपॉइंटेड, देखो आइकर को आइसर बोलते हैं हमारी रीजनल लैंग्वेज में, आइसर। ठीक है, बट ये क्या है आइकर है। आइकर मोटर हैज अपॉइंटेड बी गोविंदराजन एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ बने हैं अपने बी गोविंदराजन, कहने का मतलब ये। उसके बाद अगर हम बात करें ये ही विल ऑल्सो सर्व एज, ये कैसे काम करेंगे? होल टाइम डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ आइसर मोटर लिमिटेड, यानी आइकर मोटर लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर्स के रूप में भी ये काम करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें गोविंद राजन के, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि डेवलपमेंट हो सके किसकी? डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन कॉन्टिनेंटल GT 65 GT 650 जो मोटर बाइक है, एक GT 650 मोटर बाइक है,
उसके डेवलपमेंट में इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है। इंटरसेप्टर बाइक जो है INT 650 उसमें भी काम किया है, और रिसेंट जे प्लेटफॉर्म बेस्ड मेटियोर मेटियोर एक बाइक आई है जो रॉयल एनफील्ड की है, उसमें भी अहम योगदान इनका रहा है। और जो आप क्लासिक 350 मॉडल्स हैं रॉयल एनफील्ड के बुलेट के, उनमें भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड हेडक्वार्टर ये चेन्नई में है, यानी ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, मोटर बाइक कंपनी है। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 1955 में। 1955 से ये कंपनी कार्यरत है। ठीक है, और रॉयल एनफील्ड क्या है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके पैतृक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आइसर मोटर, यानी आइसर मोटर की ही एक ब्रांच है रॉयल एनफील्ड। समझ रहे हो, आइसर या आइकर जो आइकर मोटर्स हैं उसकी ही एक ब्रांच है रॉयल एनफील्ड, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इमैनुअल मैक्रोन नेम्ड एलिजाबेथ बोर्न एज फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, ये बनी है एलिजाबेथ बोर्न, और ये घोषणा किसने की है, इमैनुअल मैक्रोन ने। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूज देखें, एलिजाबेथ बोर्न इनको अपॉइंट किया गया है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और ये सेकंड वोमेन रहेंगी जो कि पोस्ट संभालेंगी इन द कंट्री, यानी फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, एलिजाबेथ बोर्न बनी है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो इससे पहले एक महिला प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बनी थी, वो बनी थी एडिथ क्रेशन। एडिथ क्रेशन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, दूसरी बार इलेक्ट होने वाली दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बोर्न है। ठीक है, अगर हम फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस, और इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमल बावा इलेक्टेड एज यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यानी डॉक्टर कमल बावा को क्या है, इलेक्ट किया गया है, चुना गया है यूएस की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। इनको यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा चुना गया है। अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। द चीफ ऑफ बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट और इकोलॉजी में जो रिसर्च करने वाली एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड एक ट्रस्ट है, वो है अशोका ट्रस्ट, उसके ये चीफ हैं। ठीक है, डॉक्टर कमल उस बेंगलुरु बेस्ड ट्रस्ट के चीफ हैं, और इनको क्या है, यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में क्या है, चुना गया है। अगर हम बात करें तो इनको पहले ही कुछ फेमस एकेडमीज में चुना गया है, जो कि रॉयल सोसाइटी लंदन है और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी है, यानी ये पहले से ही रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करें तो पीएम मोदी ने अनवील किया है इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड को, जो कि एस्टिमेटेड है टू बी वर्थ ऑफ 220 करोड़, 222 करोड़ की लागत वाला। प्रधानमंत्री ने एक इंडिया का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है, यानी उसको उसका अनावरण किया है, उसको पहली बार क्या है, पब्लिश्ड किया है। अब देखते हैं ये टेस्ट बेड है क्या। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 222 करोड़ की लागत वाला इंडिया का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है, ताकि ये अलो करेगा, ये टेस्ट बेड क्या है, ये अलो करेगा स्टार्टअप्स को, जो कि फर्दर जो भी 5G कंपनीज हैं उनके स्टार्टअप्स को क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, और टेस्ट एंड सर्टिफाइड करेगा, यानी जो भी कंपनियां टेस्ट करना चाहती हैं और सर्टिफाइड करना चाहती है 5G नेटवर्क को इंडिया में, वहां पर उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, जो भी टेस्ट हो रहे हैं और जो भी सर्टिफिकेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज के, उनको पूरे देश में लागू कराएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 5G बेड की, टेस्ट बेड की, तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है किसकी तरफ, सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, अगर भारत में क्या है 5G सेट होता है, 5G नेटवर्क सेट होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स चलते हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत ही उम्दा कदम है। ठीक है, और ये जो घोषणा हुई है, ये इंडिया के पहले 5G टेस्ट बेड की, ये घोषणा हुई है कब,
जब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था किसका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यानी TRAI, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड की घोषणा की थी, ठीक है, इसको लॉन्च किया था। अगर हम बात करें 5G टेस्ट बेड, ये बनाया गया है, एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जो कि 8 इंस्टीट्यूट्स के बीच है। 8 इंस्टीट्यूट के बीच क्या है, ये एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है और इसको लीड कर रहा है IIT मद्रास। तो हम ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला 5G टेस्ट बेड है वो किस यूनिवर्सिटी का या किस इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट है। ये है IIT मद्रास के द्वारा लीड की गई 8 इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कैमरूनियन एक्टिविस्ट विन वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022, यानी कैमरून से ये जो एक्टिविस्ट हैं इन्होंने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है। इनके बारे में बात करें तो कैमरून एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है ससाइल नजेबेत, ससाइल नजेबेत, ठीक है, ससाइल नजेबेत इनका नाम है और इन्होंने 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता है, ठीक है। और इनको ये अवार्ड इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, प्रिजर्व किया था फॉरेस्ट को और इंप्रूव किया था वहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ को, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कन्फर्ड किया गया सेरेमनी में, कौन सी, ड्यूरिंग 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस इन सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया में क्या हो रहा था, आयोजित हो रहा था 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहां पर आयोजित हुआ, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित हुआ। देखो कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है, ठीक है। तो सियोल में आयोजित हो रहा था 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, वहां पर इस सम्मान को दिया गया ससाइल नजेबेत को, ठीक है, आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट यानी CPF एंड विच इज चेयर्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO है, इन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था, इसको चेयर किया था, ठीक है। इस अवार्ड को चेयर किसने किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये क्या है, देखिए, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस, इंडिया नाउ द टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम ओवरसीज रेमिटेंस। जो भारत है वो विदेशी मतलब एक धन है उसको पाने वाला पहले नंबर पर देश बन गया है। यानी भारत में जो निवेश आता है, एक तरीके से जो धन आता है, विदेशी धन आता है, वो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, ये न्यूज किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया ने सरपास कर दिया है मैक्सिको को, यानी मैक्सिको को क्या है, पछाड़ दिया है एज टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री, यानी जो धन है, विदेशी धन है, उसको प्राप्त करने वाला पहला कंट्री बन गया है, किसको पछाड़कर, मैक्सिको को पछाड़कर। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है चाइना। चाइना में जो विदेशी धन है वो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जाता है। अगर हम बात करें, इंडिया रिसीव करता है रेमिटेंस टोटलिंग मोर देन 89 बिलियन $, यानी जो भारत का जो एक तरीके से धन आता है, भारत में प्रतिवर्ष जो धन आता है वो लगभग 89 बिलियन $, आता है, ठीक है। और ये 8% ज्यादा है, ठीक है, 82.73 बिलियन, जो कि पिछले साल 2020 में मतलब प्राप्त किया था। 2020 का जो आंकड़ा देखें तो ये 82.73 बिलियन $, था, लेकिन अब 8% बढ़ गया है और ये 89 बिलियन $, हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या है, अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया का जो रेमिटेंस है वो बढ़ गया है 6.9%, जो कि 2021 से बढ़ चुका है। 2021 में जितना भी रेमिटेंस साउथ एशिया में आता था उसका 6.9%
परसेंट रेमिटेंस अब बढ़कर आने लगा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास है और इनको इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स यूनाइटेड स्टेट में और इसका जो मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी एक ऐसे वर्ल्ड के लिए काम करना जो कि फ्री हो पॉवर्टी से, ठीक है, गरीबी से फ्री विश्व के लिए, गरीबी से मुक्त विश्व के लिए काम करना इसका मोटिव है, ठीक है। हम यहां पर वर्ल्ड बैंक के बारे में क्यों जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो ये न्यूज है, जो रेमिटेंस की न्यूज है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी की गई है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अदानी ग्रुप टू बाय अंबुजा सीमेंट एसीसी फॉर 10.5 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए अदानी ने क्या कर लिया है, बाय कर लिया है अंबुजा सीमेंट को, ठीक है। अदानी ने अंबुजा सीमेंट को और एसीसी सीमेंट को क्या है 10.5 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत पर खरीद लिया है। अब इसके बारे में पढ़ें तो अदानी ग्रुप जो है बिलोंग टू गौतम अदानी, यानी इसके जो हेड है वो कौन है, गौतम अदानी है। इन्होंने क्या है एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी होलसिम के सारे स्टेक खरीद लिए हैं। होलसिम एक कंपनी है जो कि स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है और ये इसके शेयर थे अंबुजा सीमेंट में और एसीसी सीमेंट में। अंबुजा और एसीसी सीमेंट में जो इसके शेयर थे, इन सारे शेयर्स को किसने खरीद लिया है, अदानी ग्रुप ने खरीद लिया है, गौतम अदानी ने खरीद लिया, ठीक है। यानी जो होलसिम कंपनी थी, इसके शेयर्स थे अंबुजा सीमेंट में और एसीसी सीमेंट में, उन सारे शेयर्स को अब कौन संभालेगा, वो संभालेगा गौतम ग्रुप यानी गौतम अदानी ग्रुप, यानी अदानी ग्रुप इनको क्या करेगा, संभालेगा। अगर हम बात करें होलसिम की, होलसिम एक सब्सिडरी है जिसका कितना 63.19% कहां पर था, अंबुजा सीमेंट में था। यानी जो होलसिम कंपनी का जो शेयर था वो अंबुजा सीमेंट में कितना था 63.19% था और एसीसी में कितना था 54.53% था, ठीक है। अब कितना रह जाएगा, अब इन सारे शेयर्स को कौन संभालेगा, इन सारे शेयर्स का मालिक बनेगा अब अदानी ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें ड्यूटसे बैंक, ये क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर है अदानी ग्रुप का। ड्यूटसे जो बैंक है, ड्यूटसे बैंक है, वो अदानी ग्रुप का फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। अब देखिए भारत क्या है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है और किसको पछाड़कर बना है, ये जर्मनी को पछाड़कर ऐसा चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी कंस्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल, ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी कंस्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल। इन्होंने एक घोषणा की है, एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडिया हैज सरपास्ड जर्मनी, इंडिया ने जर्मनी को पछाड़ दिया है और बन गया है चौथा लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में चौथा सबसे बड़ा वाहन मार्केट बन गया है भारत, जर्मनी को पछाड़कर। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है चाइना और दूसरे की, उसके बाद दूसरा यूएस है और तीसरा जापान है, ठीक है। अगर और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ऐसे ही अगर वाहन खरीदता रहा या वाहन मार्केट बना रहा तो ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा 2025 आते आते। तो जो भारत है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, वाहन मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओडिशा डिफीट्स कर्नाटका इन द फाइनल ऑफ 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, यानी 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब ओडिशा ने जीता है कर्नाटका को हराकर। कर्नाटका यहां पर हार गया और ओडिशा जीत गया। तो अगर हम बात करें तो ओडिशा वर क्राउंड एज चैंपियंस ऑफ 12वां हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो कि भोपाल में आयोजित हो रहा था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि ये कहां पर आयोजित हो रहा था, ये हो रहा था भोपाल में। और इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि कौन जीता, ये जीता ओडिशा। कौन हारा, कर्नाटका हारा, ठीक है। तो यहां पर कर्नाटका को हराकर ओडिशा 12वें हॉकी सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप हॉकी चैंपियनशिप को में विजयी हुआ है ओडिशा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब देखिए
24th एडिशन ऑफ 2021 समर डीफ ओलंपिक्स हेल्ड एट फेस्टा डा उआ कैक्सियस डो सोल। ये पहले भी न्यूज हम बता चुके हैं कि जो ब्राजील है, ब्राजील का कैक्सियस डो सोल है, वहां पर 24वां एडिशन हो रहा है 2021 की समर डीफ ओलंपिक्स का। और इसमें जो विजयी हासिल हुए हैं, विजयी बना है वो कौन बना है, यहां पर देखेंगे विजयी बना है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि 62 गोल्ड मेडल जीते हैं यूक्रेन ने। ठीक है, इसके बारे में एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। 24वां संस्करण जो कि 2021 के समर डीफ ओलंपिक्स का था, ये कैक्सियास 2021 के नाम से जाना जाता था। और ये कहां पर, कैक्सियास डो सोल ब्राजील में आयोजित हो रहा था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सपोर्ट्स फॉर डीफ, इन्होंने ये आयोजन किया था। इस गेम का आयोजन किसने किया था, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सपोर्ट्स फॉर डीफ, यानी जो बधिर हैं, एक तरीके से बहरे हैं, उनके लिए क्या है, ये इंटरनेशनल कमेटी है स्पोर्ट्स के लिए, इन्होंने इन खेलों को आयोजित किया था। अगर हम बात करें इसके मोटो की, तो इसका मोटो था, इवेंट का मोटो था स्पोर्ट्स कम फॉर द फ्रॉम द आवर हार्ट, यानी स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम द आवर हार्ट, यानी हमारे दिलों से क्या है, स्पोर्ट्स आता है। अगर इसके मैस्कूट के बारे में बात करें तो ये था रिंग टेल्ड कोआती। कोआती क्या था, इसका क्या था, मैस्कूट था। मैस्कूट याद रखना, मैस्कूट और मोटो आपसे पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स के। तो इस इवेंट का जो मोटो था वो था स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द अवर हार्ट, और इसका मैस्कूट थे रे रिंग टेल्ड कोआती, जिसे नीनो कहा जाता है, नीनो। ठीक है, रिंग टेल्ड कोआती नीनो था। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रीज की, तो पहले नंबर पर आया है यूक्रेन, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर ईरान, और भारत का स्थान चौथा रहा। ठीक है, तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें, भारत ने जीते 17 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और ब्रॉन्ज कोई भी, ब्रॉन्ज कितने रहेंगे, ब्रॉन्ज रहेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, ब्रॉन्ज 8 रहेंगे। ठीक है, 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, तो ब्रॉन्ज कितने रहेंगे, 8। ऐसे ही यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन पहले नंबर पर रहा, और इसने टोटल 138 मेडल जीते हैं, और गोल्ड मेडल की संख्या यहाँ पर 62 है, सिल्वर मेडल 38 है, और ब्रॉन्ज मेडल भी 38 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो यूएसए रहा है, उसके टोटल मेडल रहे 55, जिसमें से 20 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और 24 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो टैली है, ये जो टैली टेबल है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पर कौन सा रहा, समर ओलंपिक्स में, डीफ ओलंपिक्स में यूक्रेन रहा। चौथे नंबर पर भारत का स्थान कौन सा था, चौथे नंबर का, भारत ने कितने मेडल जीते, 17, गोल्ड कितने थे, 8। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली न्यूज है सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। जो सूरत एक क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या है, एक शिप है, जहाज है। और उदयगिरी ये क्या है, एक स्टील्थ फ्राइगेट है, ये भी एक क्या है, एक जहाज है। ये दोनों को कमीशन्ड किया गया है, इन दोनों को क्या किया गया है, कमीशन्ड किया गया है। इनके बारे में डिटेल जानते हैं। राजनाथ सिंह जो कि हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है किसको, फ्राइगेट आईएनएस उदयगिरी को, और इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर वर्शिप आईएनएस सूरत को। ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों जहाजों को क्या है, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 17 मई 2022 को मुंबई में लॉन्च किया है, कमीशन्ड किया है। लॉन्च करना गलत बात हो जाएगी, मतलब लॉन्च बोलना यहां पर गलत होगा, कमीशन्ड बोलते हैं। ठीक है, जहाजों को, समुद्री जहाजों को क्या किया जाता है, कमीशन्ड और डीकमीशन्ड किया जाता है। ठीक है, तो इनको कमीशन्ड किया गया है, आईएनएस उदयगिरी को और आईएनएस सूरत को, राजनाथ सिंह के द्वारा मुंबई में। ठीक है, अगर हम बात करें आईएनएस, ये एक क्या है, फोर्थ एंड लास्ट ऑफ द स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, और जिसको कमीशन्ड किया गया है एक प्रोजेक्ट के अंडर, और प्रोजेक्ट का नाम था 15B। 15B एक क्या है, ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है, एक अपनी नेवल सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, तो आईएनएस जो सूरत है वो प्रोजेक्ट 15B के अंडर क्या है, कमीशन्ड किया गया है। ऐसे ही उदयगिरी, जो आईएनएस उदयगिरी है, इसको कमीशन्ड किया गया है एक प्रोग्राम के अंडर, जो कि प्रोजेक्ट 17A है। तो उदयगिरी का जो प्रोजेक्ट है वो 17A है, और आईएनएस सूरत का जो प्रोजेक्ट है वो कितना है, 15B है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यूएस डॉलर क्या है, इसका मतलब क्या है,
जो वर्ल्ड बैंक है ना, न्यूज क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है इसने श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट जो कि गुजरात का प्रोजेक्ट है, श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात का प्रोजेक्ट है, और ये क्या है 500 करोड़, एक तरीके से 500 मिलियन, सॉरी 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट है। इसमें से $350 यूएस डॉलर देने को मतलब मंजूरी दे दी है। यूएस डॉलर यानी एक तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है वो श्रेष्ठ जी जो प्रोजेक्ट है, श्रेष्ठ जी गुजरात का प्रोजेक्ट है, उसमें $350 मिलियन देगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो यूएस डॉलर है, सॉरी ये जो श्रेष्ठ जी प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है गुजरात का, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट, यानी एक तरीके से हेल्थ प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक मतलब हेल्थ सिस्टम को, ठीक है, मेडिकल सिस्टम को, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था श्रेष्ठ जी, और ये $500 मिलियन का क्या था, यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट था जिसमें से 350 मिलियन यूएस डॉलर कौन देगा, ये वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक कैसा करेगा, 350 मिलियन यूएस डॉलर, ये क्या है, श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट जो कि गुजरात का प्रोजेक्ट है, हेल्थ प्रोजेक्ट है, उसको देगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो यहाँ आई थिंक यहाँ तक क्या थी हमारी न्यूज थी, 19 तारीख की न्यूज थी। आई होप आपको ये सब अच्छी लगी है, पसंद आई है, ये सेशन आपको अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू वेरी मच।